हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पॉलिटी करंट अफेयर्स में। हमारा ये फटनेर आईएएस का ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसमें से कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें से, तो देखो इंडियन इकोनॉमी की ऑलरेडी हमारी पैरेलल क्लास चली रही है। उसमें से हमने अभी तक जो है 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके टेस्ट भी कंप्लीट किए हैं। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, तो हमारा जो आज का पहला इशू है वो है भूमि अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, और एक्चुअल में जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो क्या था। देखो, ये रिसेंटली सर्वोच्च न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और इसके मुआवजे के संदर्भ में 2018 के अपने पूर्व निर्णय को इन्हें पुनर्स्थापित करते हुए यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के लिए दिए जाने वाले मुआवजे के राजकोष यानी ट्रेजरी में जमा होने के बाद भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा। अगर वो पैसा मान लो कि ट्रेजरी में जमा हो जाता है तो वह भूमि अधिग्रहण अवैध नहीं होगा। ये 6 मार्च 2020 की बात है। 6 मार्च 2020 यानी 2020 एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की एससी की 5 सदस्यों की पीठ थी, 5 जो न्यायाधीशों की पीठ थी। इसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण की वैधता से संबंधित समय सीमा के संदर्भ में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2000 की धारा 24(2) के अंतर्गत उसको स्पष्ट किया। देखो क्या है, ये जो 5 जज साहब की जो पीठ थी, इस पीठ ने कहा जो भूमि अधिग्रहण के एक भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो था लैंड एक्वाइजिशन एक्ट 1894, तो इसमें भूमि अधिग्रहण की जो वैलिडिटी वैधता को लेकर की बात करी गई है। वैलिडिटी वैधता को लेकर के बात करी गई है। तो इससे संबंधित जो टाइम लिमिट है, समय सीमा, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लैंड एक्वाइजिशन एक्ट 2013 की धारा 24 क्लॉज 2 के अंतर्गत, धारा 24 क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको स्पष्ट किया गया है। अब भाई 1 जनवरी 2014 को लागू किया गया। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो है ब्रिटिश काल के भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जगह आया था। तो ये जो लेटेस्ट था, तो इसको इसने ये 2013 वाले ने जो 1894 का ये जो ब्रिटिश काल का भूमि अधिग्रहण अधिनियम था, इसको इसने क्या किया था, प्रतिस्थापित किया था। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की धारा 24, ये धारा 24 से 124 नहीं है, ध्यान रखिएगा। धारा 24 की यानी उपधारा 2 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 5 वर्ष या इससे पूर्व भूमि अधिग्रहण मामलों में यदि भूमि अधिग्रहण जो है अधिनियम 1894 के तहत 5 वर्ष के अंदर भूमि का उपयोग नहीं किया गया हो या मुआवजे की राशि भू मालिक को न प्रदान की गई हो, तो उस स्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध माना जाएगा। अगर ऐसा होता है, मतलब एक टाइम लिमिट है कि अगर 5 वर्ष या उससे पूर्व के भूमि अधिग्रहण मामलों में यदि जो भूमि का जो मुआवजा है, तो 5 वर्ष के अंदर अगर भूमि का उपयोग ना किया गया हो, वो जो भूमि है जिसको आपने एक्वायर किया है, अधिग्रहण किया है, और जो मुआवजा है अगर मालिक को नहीं मिला हो, तो इसको अवैध माना जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर इसका जो है भूमि का उपयोग 5 साल के अंदर, 5 वर्ष के अंदर अगर उस भूमि का जो अधिग्रहण की गई है उसका उपयोग ना हुआ हो 5 साल के अंदर, और मालिक को जो है मालिक को मुआवजा ना मिला हो, तो इसको क्या है, इसको अवैध माना जाएगा। अब देखो भाई, हाल ही के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय की अलग अलग पीठों द्वारा भूमि अधिग्रहण के कई मामलों को लेकर के मुआवजा जारी होने और मुआवजा समाप्ति के संदर्भ में इस अधिनियम की जो धारा 24 क्लॉज 2 है या उपधारा 2 है, इसमें व्याख्या में काफी मतभेद थे। तो इसी मामले को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने
ये न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 से संबंधित मामलों में जो अधिग्रहण की तिथि से 5 वर्षों के अंदर अगर आप अधिग्रहण कर लेते हो तो उसकी तिथि से 5 वर्षों के अंदर सरकारी या निजी संस्थान द्वारा मुआवजे की राशि को सरकार अगर मुआवजे की राशि को सरकारी राजकोष में जमा करा दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण को अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब ये कहा गया है इसके अंतर्गत कि अगर मान लो आपने कोई भूमि का अधिग्रहण किया है और उस भूमि का अधिग्रहण के बाद अगर आपने मान लो कि जो सरकारी खाते में राजकोष में आपने, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, संस्थान हो या निजी संस्थान हो, जिसने भूमि का अधिग्रहण जिसके अंतर्गत हुआ है, अगर वो पैसा 5 साल के अंदर नहीं जमा हुआ हो तो उसको अवैध माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अगर मान लो कि यही पैसा सरकारी कोष में जमा हो जाता है, ट्रेजरी में जमा हो जाता है, तब इसको अवैध, इस आधार पे अवैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो एक ये इशू रहा है। अब भूमि अधिग्रहण एक्चुअल में होता क्या है? देखो, भूमि अधिग्रहण का मतलब ये है भूमि खरीद की उस प्रक्रिया का, यानी जिसके तहत केंद्र या राज्य सरकार सार्वजनिक हित से जो प्राप्ति होकर के क्षेत्र की बुनियादी निर्माण, औद्योगिकरण की प्रक्रिया या किसी भी के लिए नियमानुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है और इसके साथ इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनके भूमि के मूल्य के साथ ही पुनर्वास के लिए भी मुआवजा प्रदान किया जाता है। तो पुनर्वास उनको रिहेबिलिट करवाएगी और साथ में उस जो भूमि है अधिग्रहित की गई है उसका भी मूल्य दिया जाएगा। तो भूमि अधिग्रहण में जो कुछ कानूनी प्रावधान है, कुछ ऐसे हैं भूमि अधिग्रहण के कुछ कानूनी प्रावधान। अब भारत में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून की अवधारणा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। मतलब भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो है, जो कानून की अवधारणा है, अब देखोगे भूमि अधिग्रहण में ये ब्रिटिश सरकार ने स्टार्टिंग में 1894 में दिया था। भूमि अधिग्रहण 1894 पर जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ब्रिटिश सरकार आसानी से भूमि मालिकों से जो जमीन ले लिया करती थी। इसके बाद भारत में स्वतंत्रता के बाद कई महत्वपूर्ण कानूनों के तहत लंबे समय तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम ये अभी तक बना रहा, लेकिन इसके बाद इसमें संशोधन करके 2013 लागू हुआ, जो कि ये 14 में लागू हुआ। और भूमि अधिग्रहण के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान जो बने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का अब भी अनुसरण किया गया। अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 में जो व्याप्त विसंगतियां थी उनको दूर करने और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और उसको पारदर्शी बनाने के लिए कई समितियों के सुझाव के आधार पर भूमि अधिनियम 2013 का मसौदा तैयार किया गया। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 क्या कहता है? 2013 देखो भाई, इस अधिनियम को भूमि अधिग्रहण पुनरुद्धार पुनर्वास में उचित जो है तो प्रकृतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम यानी 2013, इसको कहा गया राइट टू फेयर कंपनसेशन, राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्वाइजिशन, इन लैंड एक्वाइजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 2013। देखो एक्चुअल में इसके लाभ क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लाभ जरा देखो 2013 में क्या बदलाव किए गए, इसके एक्चुअल में इसके लाभ क्या थे। देखो इस अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी परियोजना के लिए कम से कम 80 और 70% जो भू मालिकों की सहमति को अनिवार्य कर दिया गया है कि हर हाल में भूमि मालिकों की सहमति मतलब होनी चाहिए, जबकि वर्ष 1894 के अधिनियम में ऐसा नहीं था। तो पहली बात जो है इसमें से ये चेंज किया गया 2013 के ये जो एक्ट है लैंड एक्वाइजिशन एक्ट है, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट है कि इसमें से जो ऑनर है 70 से 80% कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कहा गया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में जो है भूमि अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक उद्देश्य को स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य सार्वजनिक होना चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्य क्या होना चाहिए भाई?
उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। नंबर सी ये है कि इस अधिनियम में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का, ध्यान से सुनिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो विलेज एरिया है, जो रूरल एरिया है, सॉरी जो रूरल एरिया है, तो इसका आपकी जो भूमि है उसका जो उसकी कीमत का 4 गुना मुआवजा, ध्यान से सुनिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना, ठीक है, 4 टाइम, और जो शहरी क्षेत्रों में बाजार मूल्य से दुगनी कीमत अदा करने की व्यवस्था करी गई है। तो जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया, तो बाजारी कीमत से 2 गुना, ठीक है, बाजारी कीमत से 2 गुना। अब अधिनियम के अनुसार यदि 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि प्रदान की जाती है तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। धारा 25 कहती है कि मान लो अधिनियम कहता है कि यदि 1 वर्ष के अंदर लाभार्थियों को मुआवजे की राशि प्रदान जो राशि है नहीं प्रदान की जाती है तो इस तरह में अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है आपको हर हाल में, ये देखो ये 2013 के मैं कुछ कंडीशंस बता रहा हूं कि आप जो लाभार्थी है उसको हर हाल में लाभार्थी को 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि धारा इसकी 25 कहती है। इसके साथ ही इस अधिनियम में कृषि के महत्व को देखते हुए जो कि है बहुफसली मल्टी क्रॉप यानी भूमि के अधिग्रहण को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। तो अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण केवल विशेष परिस्थितियों में और एक सीमा तक ही किया जा सकता है। तो ये एक्चुअल में जो भूमि अधिग्रहण 2013 है इसके कुछ उद्देश्य और इसके कुछ लाभ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहां तक आपने चीजों को देखा। अब देखो एक चीज और मैं यहां आपको बता दूं कि हालिया फैसले में इस अधिनियम की जो धारा 24 उपधारा 2 है तो उसकी व्याख्या के संदर्भ में जो मतभेद था उसको दूर करने में भी सहायता प्राप्त होगी, जिससे कि देश के जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित जो मामले हैं उनका निस्तारण जल्द से जल्द हो सकेगा। तो आपसे ये कुछ यहां से क्वेश्चन बना सकता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक इशू हमने ये देख लिया। अब दूसरा इशू जो है हमारा, दूसरा जो हमारा इशू है वो है हिंद महासागर आयोग, हिंद महासागर आयोग। अब भाई अगर हिंद महासागर आयोग की बात करें तो रिसेंटली जो हिंद महासागर आयोग इंडियन ओशियन कमीशन की सेशल्स में हुई जो मंत्री परिषदीय बैठक में भारत पर्यवेक्षक के तौर पे इस आयोग में शामिल हुआ। तो जो इंडियन ओशियन कमीशन है भारत पर्यवेक्षक के तौर पे, ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन कमीशन, तो भारत ना यहाँ पे पर्यवेक्षक के तौर पे, पर्यवेक्षक के तौर पे शामिल हुआ। अब हिंद महासागर आयोग की बात अगर हम करें, देखो भाई हिंद महासागर आयोग, तो हिंद महासागर आयोग ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ये इंटर गवर्नमेंट ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में जो है सागरीय अभिशमन यानी जो मैरीटाइम गवर्नेंस की दिशा में कार्य करता है, इसे ध्यान रखिएगा, मैरीटाइम गवर्नेंस, इसका जो कार्य है इंपॉर्टेंट है, मैरीटाइम गवर्नेंस में कार्य करता है। और ये जो पश्चिमी हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों को सामूहिक तौर से कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो द्वीपीय राज्य हैं। वहीं वर्तमान में जो हिंद महासागर आयोग में जैसे कि कोमोरोस पूछा जा सकता है, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन यानी रियूनियन आइलैंड जो फ्रांस के कंट्रोल में है, रियूनियन फ्रांस के कंट्रोल में है, ये ध्यान रखिएगा, फ्रांस के कंट्रोल में है। सेशल्स, तो कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और ये इसमें से शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, ये इसमें से शामिल हैं, ओके। जो इंडियन ओशियन कमीशन है इसके अंतर्गत जैसे सेशल्स मैंने अगेन बता दिया, रियूनियन, कोमोरोस, ठीक है, और मॉरिशस, रियूनियन, सेशल्स, ठीक है, ये सभी शामिल हैं। वर्तमान में भारत के अलावा इस आयोग के 4 पर्यवेक्षक हैं, भारत के अलावा। अब कौन कौन से 4 पर्यवेक्षक हैं, क्वेश्चन यहां से आएगा क्योंकि भारत का रोल यहीं बनता है। तो भारत तो है ही, भारत के अलावा 4 और हैं,
भारत के अलावा 4 और, तो 4 में कौन कौन से? चीन है भाई, चीन है। दूसरा यूरोपीय यूनियन, ईयू लिख लो, यूरोपीय यूनियन है। तीसरा है माल्टा, माल्टा। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉ ऑफ फ्रांसोफोनी, ये इंटरनेशनल, इसको OIF बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉ ऑफ फ्रांसोफोनी। इसमें से ये इसके पर्यवेक्षक है, भारत भी है, और इसके 4 ये अतिरिक्त, यानी टोटल 5 पर्यवेक्षक हैं। ठीक है। अब भाई पश्चिमी हिंद महासागर, द वेस्टर्न इंडियन ओशियन जो है, WIO, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, तो हिंद महासागर का एक ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, स्ट्रेटेजिक एरिया है, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी पूर्व तक को न केवल हिंद महासागर से अपितु अन्य महत्वपूर्ण महासागरों से जोड़ता है। और ये जो क्षेत्र है, महासागर के प्रमुख जो चोक पॉइंट्स हैं, तो चोक पॉइंट्स में से एक मोजम्बिक चैनल के पास अवस्थित है, जहां पे कोरोमोस मोजम्बिक चैनल है। इसके बाद चैनल का ये जो यहाँ पे महत्व कम हो गया है, लेकिन जो होर्मुज जो स्ट्रेट है, होर्मुज जल संधि है, जो कि बड़े जहाजों, जो बड़े बड़े व्यावसायिक जहाजों, विशेष तौर पर तेल के जो टैंकर होते हैं, तो इनका एक इंपॉर्टेंट मार्ग है, और ये इस चैनल के महत्व को और दोबारा से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चैनल्स आप जानते ही होंगे कि देखो, जो चैनल्स होता है ना, मैं फिजिकल ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, तो चैनल्स आपको बता देता हूं भाई। देखो, यह जल के 2 बड़े क्षेत्रों में, विशेष तौर से 2 महासागरों को जोड़ता है। ठीक है, मान लो कि एक इधर महासागर है, तो 2 महासागरों को क्या करता है? जोड़ता है। परंतु इसके जल क्षेत्र की जो चौड़ाई है, वो जल संधि स्ट्रेट की तुलना में अधिक और वेग कम होता है, तो चौड़ाई अधिक होती है। ठीक है, चौड़ाई अधिक होती है, और जो वेग होता है वो वेग कम होता है। ओके, तो ये आपने देखा। अब मोजम्बिक चैनल, प्लीज आप खुद सर्च करिएगा कि मोजम्बिक चैनल में इससे कैसे संबंधित है, ये मैंने आपको बताया। मोजम्बिक चैनल का जो विस्तार है, ये 12N अक्षांश जो है, इसके मेडागास्कर के दक्षिणी सिरे पे 25S यानी 25 डिग्री साउथ अक्षांश तक ये क्या है? फैला हुआ है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र, जो स्पेशल नहीं, EEZ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो मोजम्बिक चैनल पूरी तरीके से पड़ोसी देश, जैसे कि ये भी पूछा जा सकता है, तो मोजम्बिक है, मेडागास्कर है, और कोमोरोस है, तंजानिया है, और फ्रांस भी, फ्रांस के यहाँ पे रियूनियन द्वीप है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के लिए चुनौती, ये तो मेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर के कुछ और जो देश हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक जो दूसरा इशू है, ये बहुत चर्चा में रहा, कानूनी बचाव का अधिकार। अगर हम कानूनी बचाव के अधिकार की बात करें, तो हम पहले संवैधानिक उपचारों से संबंधित, तो मैं आपको अनुच्छेद 32 के जो अनुच्छेद 32 है उसे नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कल की क्लास में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ संविधान में जो अभियुक्त के बचाव संबंधी अधिकार की बात करी गई है, तो जैसे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 22 क्लॉज 1 है, इसमें से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट्स है, कि वह अपनी पसंद के वकील के द्वारा अपने बचाव को क्या कर सकता है? अपने बचाव के अधिकार को अवेल कर सकता है। मतलब कि अनुच्छेद 22(1) कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो पसंद का वकील है, उसको बिना उसके पसंद के वकील के बचाव के अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। वह अपने पसंद के वकील को सलाह ले सकता है, अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल जो 14 है, ये पता ही है सबको। संविधान का अनुच्छेद 39A, ध्यान रखिएगा, 39A मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मैं ऑलरेडी जब कोर पॉलिटी पढ़ाता हूं, जब आपको ध्यान रखना, स्मॉल में हो ABC, ये क्लॉज होते हैं, लेकिन 39A ये 39 से पूरी तरीके से एक अलग है। और जहां कैपिटल में होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं संशोधन हुआ कभी ना कभी, और उसी के माध्यम से ऐड किया गया होगा।
तो 39A जो ये कैपिटल ए है, ये राज्य के निधि निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, तो ये सिद्धांतों का उनके डीपीएसपी का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक को आर्थिक या फिर अन्य जो अक्षमताओं के कारण से न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे और राज्य मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ये व्यवस्था भी करता है। तो राज्य उसको मुक्त, अगर वो मान लो कि चुका पाने में सक्षम नहीं है, तो राज्य उसके लिए कानूनी सहायता प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणी रही हैं, जैसे कि एक केस आता है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, 2010 की बात है। ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका एक रेफरेंस दे रहा हूं। ये एएस मोहम्मद केस है, एएस मोहम्मद रफी वर्सेस तमिलनाडु। इसमें से इस वाद में जस्टिस मार्कंडेय काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायपीठ ने इस प्रकार के प्रस्तावों को यानी अवैधता के संदर्भ में एक टिप्पणी की थी कि न्यायालय ने कहा था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में बचाव का अधिकार है और इसी के साथ उसका बचाव करना वकील का ये कर्तव्य भी है। तो जो एएस मोहम्मद रफी वर्सेस तमिलनाडु राज्य के मामले में जो मामले का जिक्र आता है, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक कोयम्बटूर का मामला होता है, इतना आपको ये जरूरी नहीं है। अब देखो मेंस में आएगा, इसमें से बस इतना आपको ये जितना था कि मतलब कानूनी बचाव का अधिकार, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। वैसे भी आपको ये कोर पॉलिटी में पढ़े होंगे। वकीलों की जो पेशेवर नैतिकता की बात करें तो भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, तो उसमें पेशेवर मानकों को लेकर के कुछ नियम भी हैं कि जो कि एडवोकेट एक्ट 1961 के अंतर्गत वकीलों द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ व्यवसायिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों का हिस्सा है, मतलब मानक बनाए गए हैं। नियमों में कहा जाता है कि एक वकील न्यायालय या ट्रिब्यूनल में किसी भी मुकदमे को अपने निर्धारित जो शुल्क है तो उसके अनुरूप स्वीकार करने हेतु बाध्य है, अगर उसे स्वीकार मतलब उतना मान लीजिए शुल्क मिलता है। और नियमों में वकीलों के द्वारा किसी मुकदमे को न स्वीकार करने को लेकर के कुछ विशेष परिस्थितियां हैं वो स्पष्ट की गई हैं, मतलब कब वो आपका केस नहीं लड़ सकता है। जैसे कि बीते वर्ष जो उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भाई नियमों में उल्लिखित जो विशेष परिस्थितियां एक व्यक्तिगत जो अधिवक्ता यानी इंडिविजुअल एडवोकेट्स को संदर्भित करते हुए कहा गया कि जो किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व न करने का निर्णय से डरे, किसी भी मामले में प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दे, तो उसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको फॉलो किया जाता है और वो ऐसा नहीं कर सकता है। 2008 में मुंबई में आतंकी हमले के पश्चात जो अजमल कसाब है, तो इसका प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया था और स्टार्टिंग में जिस वकील को यह मामला सौंपा गया उसने मना कर दिया, जबकि दूसरे वकील को जिसने कि कसाब का बचाव करने के लिए सहमति व्यक्त की, तो खतरों का सामना भी उसे करना पड़ा कई बार। तो इसके बाद जो कसाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वकील को नियुक्त किया गया और उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई कि भाई ये आपको, क्योंकि देखो उसका तो अपना राइट्स है, ठीक है वो गिल्टी है वो बाद में हो जाएगा, ठीक है पहले तो आप केस तो लड़ो कम से कम। तो ये सारी चीजें, तो कई बार क्या होता है कि ऐसे जब देखो मीडिया ट्रायल हो जाता है ना केसेस का, तो वकील कई बार ऐसा क्या करते हैं कि ऐसे केसों में आना बचते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इस वजह से उनके भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि भाई अगर आपको पूरी फीस मिल रही है, आपके पास कोई वैध कारण नहीं है, तो आपको केस लड़ना होगा, अगर आपके पास कोई वैध कारण नहीं है। ठीक है, तो देखो दिल्ली में 2012 में एक सामूहिक दुष्कर्म वाला आपको मामला पता होगा, साकेत कोर्ट में वकीलों के आरोपियों का बचाव नहीं करने पर प्रस्ताव पारित किया गया था, जो साकेत कोर्ट है। वहीं बीते वर्ष हैदराबाद बार एसोसिएशन ने एक पशु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या में गिरफ्तार किए गए जो 4 आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये मामला आता रहता है, इस वजह से इसमें से कानूनी प्रक्रिया की भी थोड़ी सी बात करी गई है कि भाई आपका क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा। अब जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय राज क्षेत्र में मौजूद सभी लोगों को कानून की समझ समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ऐसे में बार एसोसिएशन द्वारा प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने का निर्णय स्पष्ट तौर पर अनुचित दिखाई देता है, क्योंकि आपका जो कोर फिलॉसफी है, जो आपका आर्टिकल 14 है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वही कह रहा है कि भाई आपको
जो है आपके साथ है समान व्यवहार किया जाएगा, आपको कानूनी मतलब कानून के समक्ष समता का अधिकार है आपको, तो भाई उसका भी तो राइट्स है, तो आप उसको भी एक तरीके से ठीक है वो गिल्टी है या नहीं गिल्टी है वो कोर्ट में हो जाएगा मामला, लेकिन कम से कम आप एक काम करो तो उसे तो कोई तो उसका केस लड़े ना। तो ऐसे में आवश्यक है कि इस विषय पर जो काउंसिल ऑफ इंडिया है, यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें पेशेवर मानकों का पालन किया जाए और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ दिशा निर्देश में ध्यान मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको ध्यान में रख के आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कानूनी अधिकार को लेकर के। ओके, तो आप ये देखा आपने। एक अगला इशू आता है द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, यानी जो सेकंड राष्ट्रीय भाई प्रथम और द्वितीय राष्ट्रीय वेतन आयोग ये चर्चा में मतलब इसकी सिफारिशें और ये चर्चा में क्यों था, देखो मुख्य न्यायाधीश जो अरविंद बोबड़े साहब थे, तो इनकी अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, तो उसके लिए वेतन पेंशन भत्तों को लेकर के की गई सिफारिशों को सक्रियता से लागू किया जाना चाहिए। उन्हें एक कमेंट किया था जो अरविंद बोबड़े साहब थे। तो इसमें से क्या है कि भाई देखो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एक आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर अधीनस्थ न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व का आधार है। अगर वो आर्थिक तौर से आत्मनिर्भर है, अगर उसको वेतन पैसा सब ठीक मिल रहा है, तो वो मतलब किसी के मतलब जैसे कि किसी के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। अगर मान लो ऐसा हो कि सुप्रीम कोर्ट में, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसा है नहीं है, उसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अब मान लो कि वो इमरजेंसी वो बात अलग है और उसमें भी एक अलग प्रॉपर प्रक्रिया है, लेकिन सामान्य दशा में कि मान लो जैसे कि कोई गवर्नमेंट है और उसने अचानक से 80% जो ये है जज है इनका वेतन कम कर दिया, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे, तो इससे दो ही चीज हो सकती है कि अगर उसको जो एक सम्मानजनक पैसा ना मिले तो वो ना मिलेगा तो करप्शन करेगा, या अगर करप्शन नहीं करेगा तो फिर किसी ना दाएं बाएं करेगा। तो इन सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए और अकाउंटेबिलिटी और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि भाई अब आर्थिक तौर से जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर अधीनस्थ न्यायालय, अगर मान लो उन्हें पैसा नहीं जाता है तो स्वतंत्र न्यायपालिका के अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, जो कि यही आधार है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि भाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समाज की हिस्सेदारी होती है और इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसे प्रभावित पैसा कम ज्यादा बढ़ा के प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा था कि राज्यों को निर्देश दिया था कि वे अपने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन करें, तो न्यायिक अधिकारियों के वेतन ढांचे की अलग भी समीक्षा की जाए। और 1993 में एक समीक्षात्मक मतलब निर्णय में न्यायालय ने कहा कि भाई न्यायिक सेवा रोजगार में जो न्यायिक सेवा रोजगार के अर्थ में कोई सेवा नहीं है और ना ही जो न्यायाधीश है कोई कर्मचारी है, तो इस वजह से उसके वेतन वेतन में ये सब ना बात करी जाए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अब द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशें एक्चुअल में क्या है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो भाई, जैसे जो सेकंड न्यायिक वेतन आयोग है, सेकंड राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग है, तो आयोग ने विभिन्न जो वैकल्पिक कार्य पद्धतियों पर विचार करके पे मैट्रिक्स अपनाने की सिफारिश की है। तो पहला तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पे मैट्रिक्स अपनाने की, मैट्रिक्स अपनाने की सिफारिश की है। और वर्तमान में जो है वर्तमान वेतन के 2.81 गुणक को लागू करके निकाला जाए, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के प्रतिशत के अनुरूप है और आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित वेतन ढांचे के अनुसार जूनियर सिविल जो न्यायाधीश हैं, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, जिनकी शुरुआती वेतन 27,000 रुपए होती है और उन्हें अब 70,840 रुपए मिलेंगे, जबकि वरिष्ठ जो सिविल न्यायाधीश का जो वेतन है वो 1,11,000 रुपए से अब जो जिला न्यायाधीशों का वेतन है वो 1,44,840 रुपए से शुरू होगा। अब जिला न्यायाधीशों का अधिकतम वेतन जो होगा 2,24,100 रुपया होगा और संशोधित वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2016 से प्रभावी होगी।
तो इसमें ये कहा गया था, अंतरिम राहत का समायोजन करने के बाद वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा जो भी है। तो ये सेकंड राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की बात करी गई है। पेंशन में कहा गया है कि भाई जो प्रस्तावित संशोधित वेतन मानों के आधार पर पिछले वेतन की 50% पर पेंशन की सिफारिश की गई है, और जो परिवारों की पेंशन जो है अंतिम वेतन का 30% होगी, और अतिरिक्त पेंशन 75 वर्ष की आयु पूरा करने पर शुरू होगी। जो कुछ चरणों पर प्रतिशत बढ़ेगा, और वर्तमान में जो सेवानिवृत्ति, जो ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की वर्तमान सीमा 25% से बढ़ जाएगी, जो कि अब डीए 50% तक पहुंच जाएगा। तो वैसी भत्तों की भी बात करी गई है। ये तो पेंशन है, भत्तों में भी कहा गया कि भाई जो भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। तो ये सेकंड राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की कुछ सिफारिशें रही हैं। ठीक है, हमारा अगला जो इशू है राष्ट्रीय कंपनी, देखो ये एनसीएलटी मैं शायद सोच रहा था इकोनॉमी में पढ़ा दूं, लेकिन चलो मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ। एनसीएलटी राष्ट्रीय कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण, एनसीएलटी ये राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीडिंग, इसमें से एक सब्जेक्ट आ जाता है आईएलएफएस। ठीक है, इसे भी मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले देखो ये जो एनसीएलटी है यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स, इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी, लिख देता हूं ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी। तो केंद्र सरकार और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस आईएलएफएस संबंधी मामले में सुझाए गए एक जो नए वितरण ढांचे को स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसमें से एक्चुअल में इस ढांचे में जो सभी लेनदार थे, तो लेनदारों हेतु उचित और न्याय संगत धन के वितरण का प्रावधान किया गया है। एनसीएलटी के अनुसार यह संकल्प प्रस्ताव केंद्र सरकार और एसबीआई द्वारा सुझाए गए संशोधित ढांचे के आधार पर 90 दिनों के भीतर पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। अब एक्चुअल में आईएलएफएस का क्या संकट था? देखो, इस संकट की शुरुआत जो है ये तब हुई जब सिडबी के लिए एक अल्पावधि ऋण को चुकाने में आईएलएफएस असफल रही। सिडबी कुछ शॉर्ट टर्म ऋण जो है चुकाना था और आईएलएफएस नहीं चुका पाई। डिफाल्टर होने की वजह से आईएलएफएस की जो रेटिंग है वो कंटिन्यूअसली गिरती गई। आईएलएफएस की सहायक कंपनी भी 46 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने में जो इसकी सहायक कंपनी थी वो भी असफल रही, वो भी नहीं चुका पाई। तो आईएलएफएस द्वारा 10 वर्षों से अधिक अवधि की परियोजना का वित्त पोषण किया जाता है, लेकिन इसके द्वारा लिया गया जो उधार है वो कम अवधि का होता है, जो कि परिसंपत्ति देता के अंतर को बढ़ा देता है। भाई इसने जो भी पैसा लॉन्ग टर्म पे दे रखा है और ये खुद ही अपनी जो शॉर्ट टर्म पे पैसा देनदारियों में चूक गई। तो आईएलएस का सबसे बड़ा जो शेयर धारक था वो एलआईसी है, जिसके पास आईएलएफएस के करीब 25.34% शेयर हैं। तो एलआईसी के बाद ओरिक्स के पास जो कि करीब 23.54% शेयर है। तो इसको लेकर के ये जो संकट आया, तो इसी में फिर ये जो समाधान की बात करी गई। तो एसबीआई और केंद्र सरकार का एक्चुअल में क्या प्रस्ताव था? केंद्र सरकार ने यह सुझाव दिया कि संशोधित वितरण ढांचे में जो सभी सार्वजनिक लेनदारों और जो पेंशन और भविष्य निधि जो है प्रोविडेंट फंड, जो सैन्य कल्याण कर्मचारी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, सुपरनेशन फंड, इन सभी उनके बकाया राशि का कम से कम कुछ हिस्सा चुकाया जाए। ये कहा, मतलब ये सुझाव दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि यदि एक सार्वजनिक निधियों को उसकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया हो तो ऋण संकट उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर देश की पूरी वित्तीय बाजार में पड़ सकता है। इसके अलावा आईएलएफएस की होल्डिंग कंपनी जो थी, तो उन कंपनियों के ऋणदाताओं के लिए रेजोल्यूशन प्लान के अंतर्गत जो ब्याज का घटक है भुगतान करने पर विचार किया जाना चाहिए। एसबीआई ने जो रेड और एम्बर श्रेणी के तहत जो कंपनियों के लिए रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क का सुझाव दिया और इसी को एनसीएलटी ने स्वीकार कर लिया। अब भाई एसबीआई ने यह सुझाव दिया था कि जो कंपनी है, तो अब तक कमिटी ऑफ मान लो जो क्रेडिटर्स हैं, तो जो कंपनी आप सीओसी बोलते हैं इसको, सीओसी
सीओसी इसका गठन नहीं हुआ है। उन्होंने शीघ्र एक सीओसी का जो कंपनी क्रेडिटर्स है इसका गठन होना चाहिए। ऐसी कंपनियां जहां सीओसी का गठन कर चुका है वहां रेजोल्यूशन सलाहकार को एक नवीनतम निष्पक्ष बाजार और परिसीमन मूल्य जो है उस रिपोर्ट के साथ सीओसी से संपर्क करना चाहिए। तो ये सभी बातें कही गई थी, ठीक है। तो आपने इसे देख लिया। अब देखो एक जो सबसे बड़ा इशू आता है, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, बोडो समझौता, बोडो एग्रीमेंट, कामतपुर राज, ये तीनों इशू देख लेंगे। बीटीएडी बीटीएडी की जनसांख्यिकी। तो बोडो समझौता क्या है? देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने बोडो समझौतों जो बोडो समूहों के साथ एक समझौता किया है, परंतु ऐसा माना जा रहा है कि यह समझौता बोडो आंदोलन को समाप्त करने में कारगर साबित नहीं हुआ। एक्चुअल में देखो बोडो समझौता क्या है? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची को सत्ता में साझेदारी और बेहतर शासन के प्रयोग के लिए संविधान में शामिल किया गया था। 6ठी अनुसूची के बारे में हमने पहले या सेकेंड लेक्चर में डिटेल से बात करी थी। तो ऐसी कल्पना करी गई थी कि यह जो प्रावधान है पूर्वोत्तर राज्यों की जो जातीय राष्ट्रवादी पहचान संबंधी जो सवाल है उनका समाधान करने में एक बेहतर अच्छा साबित होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हाल ही में हस्ताक्षरित तीसरे बोडो जो समझौते के प्रति काफी गुस्सा और उत्साह वाली जो मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ दिखाई दिया। तो ऐसे में इस समझौते की व्यवहारिकता को लेकर के कंटिन्यूअसली प्रश्न उठते रहे और इसी को लेकर के बोडो समझौते की आगे बात चलती है। देखो भाई बोडो एग्रीमेंट जो है, आल बोडो जो स्टूडेंट यूनियन, इसमें से कौन कौन पार्टी था? आल बोडो स्टूडेंट यूनियन, यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी यूनाइटेड बोडो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं? को यूपीपीओ बोलते हैं, यूपीपीओ। इसके साथ साथ इसमें से जो तीसरी पार्टी थी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। और इसमें से यानी जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड संगठन के सभी जो 4 गुटों ने दिल्ली और दिसपुर में बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अनुसार बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को 6ठी अनुसूची के तहत जो अधिक विधायी और कार्यकारी प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान की गई है, ठीक है। अब इस समझौते जो बोडो एग्रीमेंट हुआ तो बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड राज्य की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। बोडोलैंड राज्य की अलग मांग चल रही थी। अब बीटीसी क्षेत्र जो है तो बीटीसी क्षेत्र का विस्तार किया गया है और इसमें बोडो वर्चस्व वाले जो गांव हैं उनको वर्तमान में बीटीसी क्षेत्र के एरिया से बाहर उन्हें बीटीसी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। अब बोडोलैंड जो बीटीसी है, मान लो जो बोडोलैंड प्रादेशिक जिला है, जो बोडो टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, BATAD बोलते हैं इसको, ये तो BATD जो कि बीटीसी द्वारा शासित जो स्वायत्त क्षेत्र हैं, तो संबंधित क्षेत्रों के सीमांकन के बाद इसे बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी BTR के तौर पे से जाना जाएगा। तो ये एक्चुअल में बोडो एग्रीमेंट जो है। अब देखो पूर्ववर्ती बोडो एग्रीमेंट क्या था, इससे ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब जो पूर्ववर्ती जो बोडो एग्रीमेंट समझौता था, ये 10 फरवरी 2003 को एक विद्रोही संगठन था बोडो लिबरेशन टाइगर्स, तो इसके द्वारा दिल्ली और दिसपुर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें से 6ठी अनुसूची के तहत क्षेत्रीय जो रीजनल ऑटोनॉमी है, तो क्षेत्रीय स्वायत्तता को लेकर के नवीन प्रयोग में जो बीटीसी का निर्माण किया गया। अब बीटीसी विधायी शक्ति वास्तविकता में कम हो गई है क्योंकि राज्यपाल ने बीटीसी विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधान को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तो इस वजह से ये थोड़ी से मतलब ये वीक हो गया है, कमजोर हो गया है। तो एक ये। अब दूसरा है कामतपुर राज। ये देखो बोडो समूह हैं तो राज्य में जारी आंदोलन को रोक दिया है, लेकिन जो कूच राजवंशी समुदाय के लोग हैं, तो इन कूच राजवंशी समुदाय के जो लोग कामतपुर राज्य की मांग को लेकर के बोडो समझौते के खिलाफ आंदोलन को इन्हें दोबारा तेज कर दिया है। जो इसकी पार्टी थी ये तो शांत हो गई भाई, लेकिन जो है
ये जो कामतपुर राज्य को लेकर के जो कूच राजवंशी थे, तो कूच राजवंशी क्या हो गए हैं, ये थोड़ी से एग्रेसिव हो गए हैं। कामतपुर राज्य की मांग को लेकर के वर्तमान में जो बीटीएडी है, तो राज्य की मांग को लेकर के यानी बीटीएडी प्रस्तावित और बीटीआर जो बोडोलैंड है, तो राज्य के मांग को लेकर के सीमाओं पे अति व्यापन करना था। अब इस नजाति केंद्रीय शक्ति जो साझाकरण मॉडल है, तो इसमें अनेक दोष देखने को मिले, क्योंकि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के साथ गैर आदिवासियों को भी एसटी का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया। ऐसे में बीटीसी जो आरक्षण सिर्फ बोडो समुदाय को प्रदान किया जाएगा, इसमें से अन्य समूह भी शामिल किए जाएंगे। नए समझौतों में ऐसे जो महत्वपूर्ण सवालों को भी स्पष्ट तौर पे उन्हें मतलब देखा जाएगा। ठीक है, तो ये मामला रहा बोडोलैंड को लेकर के। अब देखो बीटीएडी की जो जनसंख्या की बात करें, तो टोटल जनसंख्या जो है वो करीब 3,15,000 करीब नहीं 3 लाख नहीं 31 लाख के आसपास थी, है ना, क्योंकि एसटी समुदाय वहां 33% इसमें से, और एसटी में जो बोडो समुदाय है वो 90% है। ठीक है, तो करीब 31,51,000 के आसपास टोटल जो बीटीएडी का जो क्षेत्र है वहां इतनी जनसंख्या थी। और 6वीं अनुसूची के तहत जो स्वायत्त जिला परिषद में जो बीटीएडी के अलावा अन्य सभी जो 9 परिषदें हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी सभी परिषदों के बारे में आपसे डिस्कस किया था, तो इन परिषदों में एसटी समुदाय बहुत ज्यादा मेजोरिटी में है। और बीटीएडी की ऐसी जनसांख्यिकीय संरचना के कारण जो राजनेता गैर बोडो समुदाय की जो राजनीतिक जन लामबंदी कर सकते हैं, तो इस बात को प्रचारित कर सकते हैं कि भाई बीटीसी जो क्षेत्र है ये एक दोषपूर्वक मतलब दोषपूर्ण मॉडल है, और ये अल्पसंख्यकों को बहुमत पर शासन करने की अनुमति देता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आयोग की नियुक्ति को लेकर के, तो ये जो समझौता है, समझौते के अनुसार जो संस्पर्शी यानी जो कॉन्टिगुअस जो अभिन्न रूप से जो बीटीएडी के निर्माण के लिए असम सरकार के द्वारा एक आयोग की नियुक्ति करी जाएगी, ताकि ऐसे गांव जहां बोडो जनसंख्या बहुमत में हो तो उनको बीटीएडी में शामिल किया जा सके। हालांकि बीटीएडी के मुख्य क्षेत्र जो हैं बहुसंख्यक गैर एसटी आबादी वाले कई ऐसे गांव हैं जिन्हें अस्थायी तौर से इसमें शामिल किया गया है और आगे भी बीटीएडी में शामिल रहेंगे। तो ये सारी बातें इस बोडो समझौते के अंतर्गत हुई हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान ऑलरेडी मैंने 6वीं अनुसूची के बारे में पहले से पढ़ा चुका हूं, और जो क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद है उसके भी बारे में मैंने, जो जिला काउंसिल जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है उसके बारे में। लेकिन क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद में तत्कालीन पावी लखेर क्षेत्रीय परिषद देश की एकमात्र क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद थी, और 1972 में पावी लखेर क्षेत्रीय परिषद को 3 क्षेत्रीय स्वायत्त परिषदों, जो कि चकमा स्वायत्त ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है जिला है, और एक लाई मैंने बताया था स्वायत्त जिला है, एक मारा स्वायत्त जिला है, तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांट दिया गया था। और तीनों परिषदों को बाद में मिजोरम राज्य में जो 6ठी अनुसूची के तहत पूर्ण स्वायत्तता जिला परिषद का दर्जा भी दे दिया गया है। तो ये इसमें से जितना पूरा मैटर है, देखो पॉलिटिकल जन लामबंदी को लेकर के यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बोडो समुदाय का जो उत्साह समझौते में एनडीएफबी के जो सभी 4 गुट थे, तो इन 4 गुटों को शामिल करके इसमें से इसको समाप्त हो गया है, और ये 2 गुट खेमे में मतलब 2 गुट ये खेमों में बट गए हैं। पहला असम में जो सत्तारूढ़ जो भाजपा सरकार का एक सहयोगी जो बोडोलैंड पीपल फ्रंट है, और दूसरा इसमें से एबीएसयू यानी इसमें यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, तो इसमें से ये क्या कर गया है, बट गया है। यह समझौता बीटीसी चुनाव के दौरान जो है बीटीएडी राजनीतिक जन लामबंदी को भी इनहंस करेगा, बढ़ाएगा। तो ये पूरा मैटर रहा है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। तो ये आपने पूरा जो भी है इससे संबंधित मैटर उसे आपने समझ लिया है, देख लिया है। अब थोड़ा सा परिसीमन के बारे में देख लो। देखो रिसेंटली केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर के सभी राज्य नहीं बल्कि 4 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मंजूरी दी है। अब देखो अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 है इसके विशेष प्रावधान है इसको खत्म कर दिया गया था, और जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी में इसको क्लासिफाई कर दिया गया था। एक तो जम्मू कश्मीर खुद और दूसरा लद्दाख।
अब दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए जो नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण और उनकी सीमा का निर्धारण करने के लिए परिसीमन किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के निर्धारण हेतु जो संविधान का अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो उसी के अंतर्गत परिसीमन आयोग गठित किया। अब देखो हाल ही में जो केंद्र शासित प्रदेशों जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, तो इसके साथ पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के कौन कौन से राज्य हैं, देखो पहले देख लो किसके किसके लिए है, JNK, लद्दाख और असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। इनके लिए ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ओके, तो नागालैंड, तो इनमें निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा ये 6 क्षेत्रों में, ठीक है। अब उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस परिसीमन आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वह आगामी 1 वर्ष के अंदर अगले आदेश तक इस सहयोग मतलब ये जो आयोग है इसकी अध्यक्षता करती रहेगी। और चुनाव आयुक्त जो सुशील चंद्रा के साथ जम्मू कश्मीर और 4 जो अन्य राज्यों में चुनाव आयुक्तों को इस आयोग का पदेन सदस्य भी नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर वाला मामला तो आपको ऑलरेडी जो कि मैं कोर पॉलिटी में पढ़ाता हूँ, इवन आप पढ़ के भी आए होंगे। देखो परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो कानून है 2019, तो इसके प्रावधानों के तहत जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन होगा। अब भाई अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 को हटाया गया, तो रिपील किया गया, तो इसमें विशेष प्रावधानों को खत्म कर दिया गया जो स्पेशल प्रोविजंस थे। और 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। JNK और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर के 114, पहले 107 थी, अब 114। इसमें से विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, विधानसभा सीट तो 107 थी, तो अब 114। और विभाजन से पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में 111 सीटें थीं, जो कि 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ती थी, ठीक है। तो 111 सीटें थी। अब इसको जो है विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़ा करके कितना 114 करा गया है। 24 सीटें POK में पड़ती थी। अब से 87 सीटों में जम्मू कश्मीर घाटी में 46, जो कि 87 सीटें। तो इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो कश्मीर घाटी है इसमें 46, ठीक है, 46, जम्मू में 34 सीट और लद्दाख में 4 सीटें पड़ती हैं। लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद मौजूद केंद्र शासित प्रदेश में 83 विधानसभा सीटें ऐसी बचती हैं जिन पर चुनाव होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मामला रहा है। अब जो POK है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी 24 सीटें मिलाकर के वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा में 107 सीटें हैं, जो कि परिसीमन के बाद बढ़कर इसको 114 हो जाएंगी परिसीमन के बाद। और POK को छोड़ करके जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल सीटें जो हैं वो 83 से 90 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में अंतिम परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था। और राज्य के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर में लोकसभा की जो 5 सीटें हैं, अब लद्दाख में मात्र 1 सीट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लद्दाख में 1 और जो है जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की 5 सीटें। अब पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो देखो देश में जो पिछली जो आखिरी वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग जो है, तो 2002 के तहत निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया था। और इसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड में अशांति और जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के भय से 2008 में परिसीमन एक्चुअल में नहीं किया गया था, थोड़ी सी इशूज चल रहे थे। वहीं 28 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा जो ये 4 क्षेत्र हैं असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड में, तो इसको परिसीमन को स्थगित करने वाले अपने नोटिस को इन्हें रद्द भी कर दिया था।
और सरकार के आदेश के बाद अब इन राज्यों में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत परिसीमन की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। अब परिसीमन का मतलब क्या है? देखो, किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है, और परिसीमन की प्रक्रिया में सामान्यतः लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बिना कोई परिवर्तन किए उनकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। अगर हम परिसीमन का उद्देश्य की बात करें तो परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जो है जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद इसमें से सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों को उचित विभाजन करना है, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों का प्रतिनिधित्व और समान अवसर प्रदान किया जा सके। अनुसूचित वर्ग के हितों के जो है हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। अब परिसीमन आयोग की बात करें, यानी जो डिलिमिटेशन कमीशन है, बहुत सिंपल है भाई कि देखो ये जो आयोग है, ये सीमा आयोग, एक तरीके से बाउंड्री कमीशन के नाम से भी इसको आप कह सकते हो, जाना ही जाता है। और प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद के द्वारा संविधान का अनुच्छेद जो 82 है, इसके तहत परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था निकाय जो है वो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करती है। अब परिसीमन आयोग की संरचना को लेकर के तो भाई परिसीमन आयोग की जो अध्यक्षता है ये उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसके अतिरिक्त इस आयोग में कुछ और भी व्यक्ति शामिल होते हैं, जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामित कोई भी निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। इसमें से सहयोगी सदस्य जो हैं आयोग परिसीमन प्रक्रिया के जो क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक राज्य में 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं, जिनमें से 5 लोकसभा के सदस्यों और 5 संबंधी राज्य के विधानसभा के सदस्य हों। सहयोगी सदस्यों को लोकसभा स्पीकर संबंधित जो है राज्यों की विधानसभा स्पीकर द्वारा नामित किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर कुछ अधिकारियों को बुला सकता है। किसे किसे बुला सकता है? जैसे रजिस्टर जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त भारत कहते हैं। भारत के महासर्वेक्षक को बुला सकता है, यानी जो महासर्वेक्षक होता है। केंद्र और राज्य सरकार से कोई अन्य अधिकारी भी, भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई स्पेशलिस्ट जो है, या कोई अन्य व्यक्ति जो विशेषज्ञता या जानकारी जो परिसीमन की प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करवा सके। ठीक है, तो ये है। अब परिसीमन आयोग के कार्यों की बात करें तो देखो, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं, विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करते हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात करते हैं। परिसीमन की प्रक्रिया ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। परिसीमन आयोग की शक्तियां, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भाई परिसीमन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। यह आयोग जो है भारतीय संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से देश में परिसीमन का कार्य करता है। परिसीमन आयोग के आदेश जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तिथि से लागू होंगे और आयोग के आदेशों को कानून की तरफ से जो जारी किया जाता है, इस आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। और परिसीमन की इस पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद जो आयोग है, तो आयोग के आदेशों की जो प्रतियां हैं लोकसभा और संबंधित विधानसभा के समक्ष रखी जाती हैं। वहीं लोकसभा और विधानसभा को परिसीमन आयोग के आदेशों में किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं होती है। तो ये एक्चुअल में, अब देखो इसके इतिहास का, तो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहले परिसीमन आयोग का गठन 1952 में किया गया। फिर दूसरा परिसीमन आयोग का गठन जो है 1962 के तहत 63 में होता है। तीसरा परिसीमन आयोग का जो गठन अधिनियम है 1972 के तहत 73 में होता है। फिर चौथे परिसीमन आयोग का जो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत 2002 में किया गया। तो 4 परिसीमन आयोग, ध्यान रखिएगा, ये 4 बार गठित हो चुका है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में 4 परिसीमन आयोगों का गठन हुआ है। अब परिसीमन प्रक्रिया में, अब ये जो है अगला, ये 5वां है। ठीक है, परिसीमन प्रक्रिया में अगर हम संशोधन की बात करें तो ये आप कोर पॉलिटी में आप पढ़े होंगे। अब चौथे परिसीमन आयोग जो 2002 में, इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई जो चौथे परिसीमन आयोग के गठन परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अंतर्गत 12 जुलाई 2002 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ था। और आयोग ने ये अपने सुझाव में 2007 में तत्कालीन केंद्र सरकार को ये भेज दिए थे, परंतु अब इन्हें लागू नहीं किया गया है। और उच्चतम न्यायालय के जो हस्तक्षेप के बाद जनवरी 2008 में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स
ने परिसीमन आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। परिसीमन प्रस्ताव पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां परिसीमन की प्रक्रिया पूरी की गई है और देश में सबसे पहले कर्नाटक राज्य में परिसीमन आयोग 2002 की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा चुनाव हुए थे। वर्तमान में जम्मू कश्मीर और प्रस्तावित जो राज्यों को परिसीमन आयोग जो है अधिनियम 2002 के तहत ही किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 राज्य मैंने बताया और जो जम्मू कश्मीर है, ये 2002 के तहत ही कार्य किया जाएगा। तो 5 नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। इसमें से जो 4 परिसीमन आयोग अब तक हो चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 52, 72 के बाद ये 2002 और एक और परिसीमन आयोग, सॉरी 52, 62 जो कि 63 में हुआ, फिर 72 और 2002, ठीक है। तो ये परिसीमन आयोग के बारे में कुछ चीजें रही हैं। चौथा परिसीमन आयोग की मैं कुछ वो बता दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का मुझे लगता है कि आना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा विश्व विनियोग आयोग, विनियोग विधेयक, सॉरी। देखो भाई, लोकसभा में जो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ सकता है। देखो, लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों की अनुदानों को मंजूरी देने के साथ ही वर्ष 2020-21 के लिए भारत की संचित निधि कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया है, तो इसने सरकार को राशि की निकासी के अधिकार देने वाले विनियोग विधेयक को पारित कर दिया था। तो इसी के बारे में है। तो विनियोग एक्चुअल में होता क्या है, ये आपको राशि जानने की जरूरत नहीं है। विनियोग के साथ मैंने उस दिन बताया था, मैंने आपको गिलोटिन भी बताया था। थोड़ा सा विनियोग को एक बार और सुन लो, ठीक है। उस दिन थोड़ा सा मैंने रेफरेंस दिया था। देखो, ये संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा कानून अधिनियमित किए बगैर भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। पहला कंडीशन तो ये है। इसका अनुपालन करते हुए लोकसभा के द्वारा संचित निधि पर भारित व्यय के साथ साथ मतदान किए जाने वाले जो अनुदानों की सभी मांगों को सम्मिलित करने वाले विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है और इस विधेयक को विनियोग विधेयक के तौर पे जाना जाता है। इसके नाम के अनुसार इस विधेयक का जो प्रयोजन सरकार को संचित निधि से किए जाने वाले व्यय का विनियोजन करने के लिए विधिक प्रक्रिया प्रदान करना होता है। तो यही होता है विनियोग विधेयक। भारत की संचित निधि जानते होंगे, अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है, भारत में संचित निधि। और भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन, जो कर से प्राप्त हो या राजस्व या ऋण उधार से प्राप्त हो, मतलब कोई भी पैसा इसी में जमा होता है, जो कंसोलिडेशन फंड होता है, यानी संचित निधि होता है। और इसके साथ साथ इसमें से संसद के द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक जो अनुदान संबंधी विधेयक पारित करने पर ही इसे धनराशि इससे निकाली जा सकती है, अन्यथा इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता है। संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन भत्ते इस निधि से दिए जाते हैं और ऐसे व्यय को भारित व्यय कहा जाता है जिसके संबंध में लोकसभा में मतदान होता है। ये आपका कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया अर्थात भारत की संचित निधि है, ठीक है। तो इसमें से गिलोटिन अब बता ही देता हूँ, गिलोटिन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान जो है मांगों पर चर्चा के लिए संसद के पास जो है समय नहीं होता है। तो ऐसे में कुछ ही मंत्रालयों के खर्च या अनुदान जो मांगों को पहले ही निर्धारित समय पर चर्चा के लिए रखा जाता है। इसके पूरा होने के बाद जो अन्य मंत्रालयों की जो अनुदान है, तो उन मांगों को एक साथ रखकर इसे पारित कराया जाता है, जिसको ही गिलोटिन कहा जाता है। अब लोकसभा में जैसे रेलवे, सामाजिक न्याय, अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों का विस्तार में चर्चा की गई है, तो ये सारी चीजें गिलोटिन के अंतर्गत थी। ये आपने सारा देख लिया। और मैं आपको थोड़ा सा ना विदेशी अधिकरण के बारे में आपको एक हम डिस्कस कर लेते हैं। विदेशी अधिकरण, विदेशी अधिकरण। वैश्विक मानवाधिकार संगठन यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा डिजाइन टू एक्सक्लूड नामक शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी करी गई थी। इसके अनुसार असम सरकार ने विदेशी अधिकरण फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण उनके द्वारा विदेशी जो है घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या के आधार पर किया गया है। तो ये एक्चुअल में विदेशी अधिग्रहण था। अब देखो, प्रारंभ में 11 जो अवैध प्रवासी निर्धारण अधिग्रहण थे, जो इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन ट्रिब्यूनल्स थे, इसको IMDT बोलते हैं, IMDT।
तो ये कार्यरत थे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध प्रवासी अधिग्रहण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 को रद्द करके वर्ष 2005 में जो है ये फॉरेन ट्रिब्यूनल्स में परिवर्तित कर दिया गया है। अब राज्य सरकार ने 2005 में 21 वर्ष मतलब 21 और वर्ष 2009 में 4 तथा और 2014 में शेष जो 64 फॉरेन ट्रिब्यूनल्स स्थापित किया था। तो ये है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस इतना ही इसमें से जानने की जरूरत है। देखो विदेशी अधिग्रहण जो आदेश केंद्र सरकार का 1964 है, तो इसके द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के तहत जारी किया गया था। विदेशी अधिग्रहण आदेश 1964 में कुछ संशोधन हुए वर्ष 2013 में करे गए और ये सभी आदेश पूरे देश में लागू होते हैं, किसी भी राज्य के लिए यह स्पेशल नहीं है, विशिष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो विदेशी अधिग्रहण से संबंधित ये कुछ चीजें रही हैं। सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के तो मैंने अभी आपसे डिस्कस ही कर लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो है ना तो हम कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, तो विदेशी अधिग्रहण से संबंधित आपने चीज़ों को देख लिया है और बाकी का तो हमारी और पैरेलल क्लासेस इंडियन इकोनॉमी की चल ही रही है, तो आप उसे भी देखते जाइएगा और तो बाकी सारा चीज़ चल ही रहा है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद।